last phase, 7th phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. देश के सबसे बड़े पर्व की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी संग्राम की उल्टी गिनती भी अब शुरू हो चुकी है। 7 चरण में विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व का ऐलान हो चुका है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सभी 7 चरणों की तारीखें दिख रही हैं। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठवां चरण 25 मई को और 7वां चरण 1 जून को होगा। और उसके ठीक 3 दिन बाद 4 जून को तय होगा कि अब की बार 400 पार या इंडिया की धार। सुरक्षा के मद्देनजर 22 राज्यों में 1 चरण तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव रखे गए हैं। दिल्ली में छठे चरण में चुनाव होगा। एक तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था तो ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के द्वार को खोलकर 400 पार पहुंचने के लिए तेलंगाना में हुंकार भर रहे थे। तो वहीं अपनी न्याय यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने अपने चिर परिचित अंदाज में मोदी सरकार पर जुबानी बाढ़ चलाए। आप किसी को वोट देते हो, वोट किसी और को चला जाता है। आप किसी को चुनते हो, आप एमएलए चुनते हो, वो एमएलए किसी और का बन जाता है। जैसा कि प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है, मतलब साफ है कि अब सिर्फ 1 महीने से कुछ ज्यादा का वक्त बचा है। ऐसे में सवाल ये जरूर उठेगा कि बीजेपी के 2 बार से दौड़ रहे अश्वमेध के सियासी घोड़े को इंडिया गठबंधन रोक पाएगा या फिर वो एक बार फिर अपने तय लक्ष्य को साधते हुए 400 के पार पहुंच पाएगा। तेलंगाना भी कह रहा है तीसरी बार मोदी सरकार हो या फिर विपक्ष, इस बार दोनों ही तरफ से लोगों को मोदी की 4 जातियों में से शामिल 2 जातियों पर बड़ा भरोसा है। पहला महिलाएं और दूसरा युवा। इन दोनों का जोड़ किसी भी वक्त चुनाव का माहौल बदल सकता है। तो दूसरी तरफ जनता के सामने दोनों ही तरह के दल भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे को लेकर भी जाएंगे। इससे विपक्ष मोदी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की काट कैसे निकालेगा वो देखना होगा। कुल मिलाकर रणनीति बन चुकी है, चुनाव नीति आज आ चुकी है। बस जीत की नीति बननी बाकी है और परिणाम नीति जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐलाने जंग हो गया है और यानी कि तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बारी है जनता की, क्योंकि 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। 7 फेज में चुनाव होगा और खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 7 चरणों में चुनाव होना है और उत्तराखंड में 1 फेज में चुनाव होगा। और ऐसे में सारे प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, जिन जिन का ऐलान किया गया है। हालांकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 30वीं लिस्ट सामने नहीं आई है। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से 5वीं लिस्ट जारी की गई और ऐसे में कड़ा मुकाबला इस बार के चुनाव में नजर आ रहा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। इस वक्त अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव रघुवंशी, बीएसपी नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भरत कात्यायन जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रियंका जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। डेटशीट तो जारी हो गई है, लेकिन 24 की परीक्षा के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। कल महाराष्ट्र में एक रैली होने जा रही है जो इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी एक रैली है, जिसमें इंडिया गठबंधन के सारे साथी आपको नजर आएंगे। और इस बार 24 का चुनाव है जो लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें जनता का गठबंधन हमारे साथ है और जनता त्रस्त है आज महंगाई से, बेरोजगारी से, महिला सुरक्षा से, किसानों की अपनी दुगनी आय जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उस दुगनी आय को लेकर त्रस्त है। और त्रस्त है इस देश का युवा जिसके लिए नौकरियां नहीं है, जिसको अग्निवीर बनाया जा रहा है, उसको उस आग में झोंका जा रहा है जहां उसके 4 साल की सिक्योरिटी है उसकी जॉब की। और जब वो बच्चा जो पढ़ लिख कर तैयार होता है, जब वो पेपर देने जाता है, एग्जाम्स देने जाता है नौकरियों के, तो उसके पेपर लीक हो जाते। तो हकीकत ये है कि इस देश का चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे गांव का व्यक्ति हो, चाहे बेरोजगार हो, हर तरह से इस बार ठान कर बैठा है कि ये गठबंधन इस बार देश की जनता का गठबंधन है और देश की जनता के मुद्दों पर इस बार चुनाव होने वाला है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज वोट मांगने समय ये नहीं बता पा रही है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने दिया क्या। पिछले 10 सालों में जो उन्होंने दिया
वो सिर्फ ये था कि जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो 1200 रुपए में लोगों ने खरीदा। जो पेट्रोल का प्राइस 60 से 70 रुपए के बीच में हुआ करता था। प्रियंका गुप्ता जी, आप इतने सारे मुद्दे गिनवा रही हैं, लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि विकास ही इस बार के चुनाव में भी बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा, सुविधा, दोनों चीजें हम दे रहे हैं जनता को। प्रियंका जी से शायद कनेक्शन टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। गौरव रघुवंशी जी, बीएसपी की क्या तैयारी है इस चुनाव के लिए, और मायावती क्या जनता के बीच में जाएंगी? क्योंकि ट्विटर से तो वार वो बहुत करती हैं, ट्वीट्स बहुत करती हैं, लेकिन कम से कम जमीन पर भी उतरना होगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी लगातार जमीन पे काम कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गांव चलो अभियान लगातार चला रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमको इसका प्रचार मीडिया में नहीं मिलता है, और कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं और उसके बाद में उनका प्रचार मीडिया में जाता है। अरे मीडिया में क्यों नहीं मिलता गौरव जी? अगर आपके नेता जाएंगे प्रचार करने के लिए तो वो हम दिखाएंगे, मायावती जाएंगी प्रचार करने के लिए तो कौन सा मीडिया ऐसा है जो नहीं दिखाएगा? हर कोई दिखाएगा, पर वो जाती नहीं है ना। पिछले चुनाव में तो नहीं नजर आया, विधानसभा चुनाव में वो कहां गई? सिर्फ सोशल साइट पर ट्वीट करने से थोड़ी ना हो जाएगा। दीप्ति जी बहुजन समाज पार्टी में केवल बहन जी ही एकमात्र नेता नहीं है, और भी तमाम नेता हैं, प्रदेश कार्यकारिणी है, प्रदेश अध्यक्ष है, और तमाम लोग हैं जिनका नाम भी आपसे अभी पूछ लूं तो कई लोगों का नाम नहीं बता पाएंगे आप, पदाधिकारियों का। ये तो स्थिति है। तो ये पता चलता है कि मीडिया कितना हमें स्थान देता है। अरे गौरव जी ऐसा तो मत बोलिए। अगर आप लोगों से मैंने प्रचार को लेकर सवाल कर दिया तो आप उल्टा से मीडिया पे आ गए, ये तो गलत बात हुई ना। भाई आपकी पार्टी के चेहरा है, वो आपकी पार्टी के नेता है, तो जनता जो है नेता कोई तो बीच में देखना चाहती है अपने बीच। जी बिल्कुल नेता है। जब जरूरत होती है, हमारे कार्यकर्ता, हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारी मास बेस्ड पार्टी नहीं है। बीजेपी आज मास बेस्ड पार्टी बनी हुई है। वो नरेंद्र मोदी जी की अपील पे ही भरोसा करती है, अपना कुछ काम नहीं करते। सांसदों के आप रिपोर्ट कार्ड देखिए, आप ही न्यूज चैनल लोग दिखाते थे, उन्हीं सब सांसदों को फिर से टिकट दे दिया है भाजपा ने, क्योंकि उनको भरोसा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव जीतेंगे। लेकिन हमारी जो पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी बहन जी कैडर को संदेश देती है, और कैडर हमारा जन जन तक संदेश पहुंचाता है। ठीक है, हमारा कैडर मजबूती से काम कर रहा है, संगठन भी काम कर रहा है, और आपको चुनाव परिणाम में दिखाई देगा। ठीक है भरत जी, मैं आपके पास आती हूँ। ये जो 7 चरणों में इस बार का चुनाव होने जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत लंबा टाइम है, 44 दिन तक का। देखिए, ये 7 दिन का जो 7 चरणों का ये जो चुनाव है, ये कई हद तक एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसा विजन है जो ये बताता है कि आने वाले वक्त में हर पार्टी किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से ज़मीनी स्तर पे काम करेगी, उसे कितना मौका मिलेगा, वो कितना लोगों से जुड़ पाएगी, वो भी एक एस्पेक्ट है। ये 7 चरणों में होने से लोगों के पास सोचने का भी मौका है। देखिए, एक तरफ जनता मन बना के बैठी है कि उसे भाजपा को वोट देना है, जिस तरीके से धारा 370 हो या जो भी हो। हिंदी बेल्ट के अंदर आज भाजपा बहुत मजबूत है। कर्नाटक हो गया, कुछ अन्य दक्षिण के क्षेत्र हो गए, जिसपे काफी हद तक मोदी जी और उनकी टीम काम कर रही है। उम्मीद है कि वहां पे गठबंधन काम करेगा। बट अदरवाइज अगर सिर्फ आप बात करें कि इन 7 चरणों में क्या होने वाला है, तो ये एक सहूलियत है वोटर्स के लिए, एक ऐसा टाइम फ्रेम है वोटर्स के लिए कि हर कोई अपने समय से वोट देने पहुंच पाए। एक झटके में जो ट्रैवल प्रॉब्लम्स और ये सब होती हैं, ये कई हद तक लोगों की सुविधा के लिए 7 चरणों में किया गया है। ठीक है, वापस आती हूं आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी जी भी हमारे से जुड़ गए हैं। संजय जी, तैयारियां पूरी आप लोगों की? बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कामकाज के आधार पर चुनाव में जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम की उपलब्धियां हासिल की है उसके आधार पर निश्चित रूप से ये 400 का आंकड़ा एनडीए पार करेगी और भारतीय जनता पार्टी 370 के आंकड़े को पार करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बीते 10 सालों में जो अपने विकास के माध्यम से देश को जो विकसित बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़कर काम किया है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, और चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो देश में मेट्रो का विकास हो, चाहे वो बेहतर जीडीपी हो,
चाहे वो नागरिक सुरक्षा के मामले में काम हुआ हो, सारे क्षेत्रों में बेहतरीन काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से विश्वास व्यक्त किया था, जिसमें हमारे 3 कोर इश्यूज थे, 370 का समापन किया है, राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण किया है, परसों की लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया है, और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित संजय जी, आप कह रहे हैं कि 10 सालों में आप लोगों ने बहुत काम किया है, लेकिन प्रियंका जी अभी कह रही थी कि 10 सालों में आपने कुछ नहीं किया, महंगाई, बेरोजगारी, न नौकरी मिली युवाओं को। देखिए, मैं चाहता हूं कि जरा प्रियंका जी नोट कर लेंगी, 2014 तक देश के अंदर मेट्रो ट्रेन चलती थी 5 जगह, आज चलती है 20 जगह, एयरपोर्ट थे 74, आज है 149, यूनिवर्सिटीज थी 676, आज है 1168, मेडिकल कॉलेजेस देश में थे 387, आज है 106, आरटीआई की फाइलिंग जो है वो लगभग 3 करोड़ के आसपास थी और आज लगभग 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है। तो मुझे लगता है कि ये जो सेगमेंट्स में चेंज हुआ है, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में चेंज हुआ है, आज भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है, और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों पर औसत महंगाई की दर की बात है जो 2004 से 2014 के बीच में 8.1% के आसपास थी, आज 2014 से 2024 के बीच में 5.1 है। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे मोर्चों पर बेहतरीन काम किया है। और एक चीज और है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो दुनिया में 142nd रैंक पर थी, आज भारत 63 पोजीशन पर है। तो ये सारे के सारे पैमाने हैं। मुझे लगता है कि प्रियंका जी, सुना आपने, वो पूरा डेटा लेकर बैठे हुए हैं। मैं सुन रही थी, इसीलिए मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि आज देश पर कर्ज पता है क्या, जीडीपी का 81% कर्ज है। जब देश में हमारी सरकार थी तब 55 लाख करोड़ कर्ज हुआ करता था, आज 155 से भी ज्यादा लाख करोड़ का कर्ज है। और ये कहते हैं कि इन्होंने विकास किया, इन्होंने तो उठाकर लोन ले लिया सारा, और उसके बाद वो किया क्या। और दूसरी चीज इनसे पूछिए कि ये जो वाराणसी का एक बड़ा सा गड्ढा दिख रहा था, वो क्या आपके भ्रष्टाचार का चेहरा दिख रहा था? और सिर्फ वही नहीं, लखनऊ में भी एक बड़ा सा गड्ढा दिखा रोड के बीचों बीच, जिसमें कार लटकी हुई दिखी, वो आपके भ्रष्टाचार की चीख चीख कर कहानी। बीजेपी का तो बता रही हैं, आपके कैंडिडेट कौन होंगे, रायबरेली अमेठी? अरे मैडम, आप चुनाव में जा रहे हैं और आप लोगों ने कैंडिडेट तक अनाउंस नहीं किए भाई, और लड़ेंगे भी राहुल गांधी यहाँ से, प्रियंका गांधी है नहीं, वायनाड से तो लड़ रहा है, यूपी से कौन लड़ रहा है? नहीं, किसने कहा नहीं लड़ेंगे? किसी ने कहा आज तक कि नहीं लड़ेंगे? और देखिए, देर से आएंगे पर चुनाव तो बिना लड़े नहीं संभव हो सकता। और किसी की लिस्ट पहले आ जाएगी तो क्या वह जीत जाएगा, किसी की लिस्ट बाद में आएगी तो क्या हार जाएगा? अगर ये स्ट्रैटेजी तो नहीं हो सकती, और ये भी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती कि इन्होंने बूथ मजबूत कर लिया तो ये जीत जाएंगे, और हमारा बूथ अभी जो है अभी हम आपको दिखा नहीं रहे तो मजबूत नहीं। हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, और हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि हम जनता के साथ। संजय चौधरी जी वो कह रहे हैं जनता के बीच में जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं। तो बेरोजगार है, वो किसान हमारे साथ खड़ा है जो एमएसपी नहीं पा रहा है, और 700 किसानों का जो हत्या है वो आपके स्तर लगी हुई है। देखिए, जवाब दे रहे संजय जी। महिलाओं को न्याय नहीं दे पाया है कि इस गठबंधन का नेता कौन होगा। चुनाव में जाने पर आज तो 7 चरण में हो गया है, घोषित हो गया है, लेकिन इस गठबंधन का नेता कौन होगा दुल्हा, यही अभी तक तय नहीं है। कांग्रेस का जो सबसे बड़े गढ़ है अमेठी, रायबरेली, यहाँ प्रत्याशी कौन होगा ये तय नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिनका नेतृत्व तय नहीं, जिनके प्रत्याशी तय नहीं, जमीन पर जिनकी हकीकत से ऐसी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जवाब भी ले लीजिए, सुनिए प्रत्याशियों के आधार पर आपके घर में जब दूल्हे कम हो जाते हैं तो दूसरे की पार्टियों से दूल्हे भी ले जाते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी में तो नेता बचे ही नहीं। आपको कहां से आया है? आप प्रदेश अध्यक्ष कहां से आया है? आप दूल्हों की बात कर रहे हैं, मतलब मुझे तो लगता है हास्यास्पद है कि आप वो दूसरे राजनीतिक दलों से अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं और बात करते हैं लोगों को लाने और ले जाने के लिए। वो लगता है कि उत्तर प्रदेश की हकीकत यही है कि कांग्रेस के पास अपना नेतृत्व, राहुल गांधी भी यहाँ से भाग रहे हैं, सोनिया जी भी इस्तीफा देकर चल रही है, उनका प्रदेश अध्यक्ष किस पार्टी से है ये इनको याद आ जाए। एक एक करके ठीक है, आप दोनों के पास वापस आती हूँ मैं। गौरव जी, खबर ये भी मिल रही है आपकी पार्टी के लिए कि जो पार्टी कोऑर्डिनेटर्स हैं
उन पर ही अब बहन जी को भरोसा नहीं रहा है और इसी वजह से वो दूसरे पार्टी के जो नेता हैं उन पर नजरें गड़ाए बैठी हैं कि कोई नेता ऐसे टूटकर उनकी पार्टी में आए और फिर उस पर भरोसा किया जाए, उसे टिकट देकर मैदान में उतारा जाए। ये सब कुछ क्या चल रहा है पार्टी में? दीप्ति जी, खबरें आपको सर पहले तो मैं आपको सर ये करेक्ट कर देती हूँ। गौरव जी, मेरा नाम दिव्या है। मुझे जानकारी नहीं, ठीक है। आज सॉरी दिव्या जी, ये खबरें कहां से आती हैं, मुझे ये थोड़ा सा वो है। लेकिन देखिए क्या है, अभी आपने प्रियंका जी ने बातें की बेरोजगारी के बारे में। उन्होंने आंकड़े गिनाने शुरू कर दिए, बेरोजगारी कुछ नहीं बोले। दिल्ली की बात करिए, चेन्नई की बात करने लगते हैं। दलितों की स्थिति में क्या सुधार हुआ, महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार हुआ, किसान क्यों परेशान है, किसान क्यों धरने पे है, इसका कोई जवाब नहीं है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे इनका ध्यान है ही नहीं। आंकड़े कितना आज लोन हो चुका है इंडिया के ऊपर, आंकड़े में ही देखिए चौधरी जी। तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो आपके पक्ष में है वो तो बताते हैं, जो आपके विपक्ष में है उनकी बात बताते नहीं। कितनी परीक्षाएं रद्द हुई, कितनी परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुआ। उन बेरोजगारों से पूछिए जिन्होंने अरेंज करके फॉर्म भरा था, कैसे पैसे करके। और आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर जिसके अंदर कोई परीक्षा सफल नहीं हुई है आज तक बिना। तो इसलिए संजय जी जिम्मेदारी लीजिए और उस तरह से बात कीजिए। आपके सवाल का जवाब संजय जी से मैं आगे लूंगी। बनाए जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, दे देता हूं दिव्या जी, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मैं बूस्टर डोज लगवाने गया अभी कोरोना की, तो वहां पे मुझे पता चला कि मेरे नाम पे ऑलरेडी बूस्टर डोज लग चुका है। वो कौन लगा के गया, कैसे लगा के गया, मेरे नंबर पे बूस्टर डोज लगी हुई थी। तो ये चीजें क्या है कि आंकड़े कैसे बनाए जाते हैं, ये बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो आंकड़े बना के आपके सवाल का जवाब संजय जी से मैं ले लूंगी। संजय जी वो कह रहे हैं कि आंकड़ों में भी आप लोग हेराफेरी करते हैं और समस्याएं जस की तस हैं। आप लोग कुछ और दिखा रहे हैं, असल सच्चाई कुछ और है। ठीक है, वापस आती हूँ, लेकिन भरत जी पहले आपसे समझना चाहूंगी ये जो इस बार का चुनाव है आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ इंडिया गठबंधन जिसका कोई चेहरा नहीं है, जिसका कोई नेता नहीं है, और दूसरी तरफ सामने एनडीए। दिव्या जी, भारत के इतिहास में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें विजय पार्टी वही रही जिसके पास एक स्ट्रांग नेता था। अब ये बार बार बात कहता हूं मैं, तो लोग कई बार ऑफेंड हो जाते हैं कि भाजपा के पास आज नेता है। देखिए ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस में अपना नेता है, बसपा के पास, सपा के पास, अन्य टीडीपी हो, तमाम जितने भी दल हैं सबके अपने नेता हैं। पर जब अलायंस की बात आती है तो किसी एक नेता के पीछे सब चलने को तैयार हो। ऐसी पिक्चर सिर्फ आज एनडीए के पास है। सिर्फ एनडीए एक ऐसी सरकार है जिसके पास एक ऐसा नेता है जिसपे देश विदेश सब भरोसा करते हैं। जहां तक बात अभी इकोनॉमिक्स की हो रही थी, देश के आंकड़ों की हो रही थी, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा, पर दिव्या जी आप भी एक बड़े चैनल में काम करती हैं तो व्यापार का थोड़ा बहुत समझ आप भी रखती होंगी कि एक बड़ा व्यापारी कर्ज लेता है जिससे बिजनेस बड़ा हो, तो कर्ज कितना बड़ा लिया गया है इससे उसका मापदंड नहीं होता, उसका आरओआई क्या आ रहा है, वो कितना कमा रहा है उससे होता है। तो देश की इकोनॉमी में आज सरप्लस इनकम है, ये बड़ी बात है। आज देश की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट 4.7 है, ये बड़ी बात है। आज देश की इकोनॉमी में किस तरीके के पॉजिटिव चेंजेस टुवर्ड्स बिजनेस है, वो मेन बात है। देखिए बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जिनके ऊपर अगर मैं जवाब दूंगा तो वो भाजपा के प्रति गलत होगा, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं कि उन्हें बोलना चाहिए, तो मैं उन चर्चा पे नहीं जाऊंगा कि ह्यूमन इंडेक्स में हम कहाँ हैं, वुमेन सेफ्टी में हम कहाँ हैं, वो भाजपा प्रवक्ता बता देंगे। पर अगर सिर्फ एक आकलन किया जाए तो आज भारत पिछले 9 सालों में जहां खड़ा है वो पिछले बीते आजादी के 60 सालों में हम नहीं थे। और देश के युवा जो नए 1.8 करोड़ वोटर्स हैं उन्हें ये बात समझ में आती है और वो वोट इसी बात के लिए देंगे कि उनका भारत आज नया भारत है। ठीक है। संजय चौधरी जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि गौरव जी ने आपसे बहुत सारे सवाल किए थे। वो कह रहे हैं कि फेक आंकड़े आप लोग सामने रखते हैं, रियलिटी तो कुछ और है। देखिए मुझे लगता है कि जो अपने घरों से नहीं निकलते और घरों में बैठकर राजनीति करते हैं वो इसी प्रकार की बात करते हैं। आज देश के अंदर अगर रसोई गैस जो
लगभग 14 करोड़ के आसपास थी, आज 31 करोड़ घरों तक रसोई गैस पहुंची है। इनके समय में शौचालयों की क्या स्थिति थी? 1 करोड़ 80 हजार आज 11 करोड़ 50 लाख पार कर चुकी है। और आज जिस प्रकार से गरीबों को छत मिल रही है, ये जो गरीबों के नाम पर परिवार का षड्यंत्र करते थे, इन्हें स्वीकार नहीं है। आज जिस प्रकार तक गांव तक सड़कें पहुंची हैं, हर व्यक्ति के घर तक अगर बिजली पहुंची है, हर घर तक, यानी कि 14 करोड़ से ज्यादा घरों तक पीने का पानी नल से पहुंचाया है, जो लगभग 3 करोड़ के आसपास 2014 में हुआ करता था। तो ये मूलभूत समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी धरातल पर कर रही है। और इसीलिए ये जब इन तथ्यों के खिलाफ बोलते हैं तो जनता इन्हें करारा जवाब बार बार लगातार चुनाव दर चुनाव देती रही है। क्यों? क्योंकि इन्हें यह दिखाई नहीं दे रहा कि इनके पैरों के नीचे जमीन खिसक चुकी है। और इसीलिए ये रायबरेली और अमेठी जैसी जगहों पर प्रत्याशी तय नहीं कर पाते। आज तक प्रत्याशियों की ढूंढ हो रही है, इनका नेता तय नहीं है, इनके साथी इनसे दूर जा रहे हैं। मुझे लगता है प्रचार में तो तब जाएंगे ना जब प्रत्याशी सामने आएंगे। और अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया तो वक्त ही कितना बचा है भाई? जो आप मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता तक भी तो पहुंचाने होंगे ना, समझाएंगे कैसे? देखिए, मुझे लगता है कि जो जनता के मुद्दे हैं पूरे जनता को समझाने से बेहतर होगा कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उन्होंने किया क्या है। अभी ये बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल्स की, तो मैं पूछना चाहती हूँ कितने हॉस्पिटल खोल दिए, उसमें भर्तियां भी की हैं? अभी आपका एक स्टिंग ऑपरेशन जो खुद आपके जो है प्रशासनिक अधिकारी ने किया, उससे साफ जाहिर हुआ किस तरह से आपके हॉस्पिटल्स में ना डॉक्टर्स हैं और जो दवाएं बांटी जा रही हैं वो एक्सपायरी हैं। आप लोगों की हत्या करने में जुटे हुए हैं और उसके बाद भी आप उन्हें बड़े बड़े पीठ थपथपा रहे हैं। और आप अमेठी की उस महिला के बारे में क्यों नहीं बताते जिसका घर आपने उजाड़ दिया, उसके बाद अभी तक वो सड़कों पर संजय जी कुछ कहना चाह रहा। संजय जी जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस परिवार के अमेठी का उदाहरण मैं प्रियंका जी को जरा याद दिलाऊं। इन्होंने एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जो हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज नहीं था और वहां के मरीज मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। ये आपके अमेठी की घटना है और मुझे लगता है कि ये घटना अगर आप देखेंगे तो आपके कारनामों की सही तस्वीर जनता के सामने आएगी। और मुझको लगता है कि लोकतंत्र में जनता से बड़ा निर्णय तो किसी का नहीं। वो लगातार निर्णय दे रही है। वो राहुल के खिलाफ निर्णय दिया और उसकी स्थिति थी कि सोनिया गांधी जी रायबरेली छोड़कर भाग गई। आज कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। इनके एमएलए प्रियंका गुप्ता जी, क्या है? प्रियंका गुप्ता जी, बीजेपी के बारे में बोलने से बेटर है ना कि पहले आप अपनी पार्टी की स्थिति भी देखिए। ठीक है।